आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का मांग का सिद्धांत टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग मांग का अर्थ को समझते हैं। मांग का अर्थ दिए गए मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद लेने से है। अर्थात जब तक हम किसी वस्तु को खरीद नहीं लेते हैं तब तक हम उसे मांग नहीं कह सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहा जाता है परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन प्राइस। मांग के लिए कुछ आवश्यक बिंदुओं का होना अति आवश्यक है। जब तक इन बिंदुओं को आप नहीं समझते हैं मांग को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट इच्छा। मांग के लिए सबसे अति आवश्यक बिंदु इच्छा है। किसी भी चीज़ का जब तक इच्छा नहीं होगा तब तक आप मांग नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आवश्यकता। इच्छा आवश्यकता में बदलना पड़ता है। इच्छाएं अनंत होती हैं जबकि उसे पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं। इसीलिए वह इच्छा आवश्यकता में बदलना पड़ता है। क्या जिन वस्तु को हम मांग कर रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता हमें है या नहीं है, उसको भी जानना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्रय करने की शक्ति। क्रय करने की शक्ति का अर्थ परचेजिंग पावर अर्थात इनकम से लगाया जाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता को, एक व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है। इसके लिए अति आवश्यक है कि जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं या जो सेवा आप खरीदना चाहते हैं उसे खरीदने के लिए आपके पास इनकम है या नहीं है, आपका क्रय शक्ति है या नहीं है। इस प्रकार क्रय शक्ति का होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता। कभी कभी ऐसा सिचुएशन बाज़ार में देखने को मिलता है कि आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं लेकिन वो वस्तु या सेवा उपलब्ध नहीं है। तो मांग का अर्थ उस समय अति आवश्यक हो जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। जब तक वस्तु और सेवा उपलब्ध नहीं होंगे आप मांग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कीमत। बिना कीमत का आप मांग नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब तक किसी वस्तु या सेवा का कीमत नहीं दिया होता है तब तक आप उस वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं। वस्तु को खरीदना अर्थात उसे कोई ना कोई कीमत देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट समय। वस्तु को खरीदने या वस्तु के मांग के लिए समय का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक कोई समय दिया ना जाए तब तक हम वस्तुओं का मांग नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय का होना भी अति आवश्यक है। इस प्रकार से मांग तभी संभव है जब इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मांग फलन। मांग फलन क्या है? तो कीमत और मांग के बीच फलनात्मक संबंध। फलनात्मक संबंध का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप या क्रियात्मक संबंध है। तो फलनात्मक संबंध या क्रियात्मक संबंध को ही मांग फलन कहते हैं। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब डिमांड जो है, मांग जो है, वो कीमत पर निर्भर करता है। अर्थात मांग कीमत का फलन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मांग कीमत पर निर्भर करता है। इससे पहले हम लोग
मांग के लिए आवश्यक बिंदु में देख रहे थे कि कीमत एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदु हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु या सेवा का कीमत नहीं होता है तब तक हम वस्तु का मांग या वस्तु या सेवा का खरीद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब मांग कीमत का फलन है, परंतु अभी हम लोग ऊपर देखें कि मांग कीमत का फलन है। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस है, मतलब कि मांग जो है वो कीमत पर निर्भर करता है, परंतु मांग अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। अर्थात मांग फलन को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, D इज इक्वल टू F, मतलब D इज ए फंक्शन ऑफ Px PR Y T स्मॉल p डॉट डॉट डॉट, जहाँ D मांग को डिमांड को बता रहा है, F फलन फंक्शन को बता रहा है, Px x वस्तु का मूल्य प्राइस ऑफ x गुड्स, PR संबंधित वस्तु का मूल्य प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y जो है उपभोक्ता का आय है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T स्मॉल t है, T जो है वो उपभोक्ता के स्वाद को बता रहा है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और लास्ट P स्मॉल p जो है उपभोक्ता का पसंद को बता रहा है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो इस प्रकार से मांग सिर्फ प्राइस पर निर्भर न होकर अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि उससे संबंधित वस्तु है, इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, अर्थात उपभोक्ता किन वस्तुओं को पसंद करता है, कौन सा वस्तु उसको अच्छा लगता है, उपभोक्ता का आय क्या है, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उस वस्तु का अन्य वस्तुओं से साथ क्या संबंध है, इन सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ Px PR Y T और P। नेक्स्ट, मांग के प्रकार को हम लोग देखते हैं। मांग के प्रकार मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक व्यक्तिगत मांग आता है और दूसरा बाजार मांग आता है। व्यक्तिगत मांग जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए मूल्य पर वस्तुओं का क्रय किया जाता है। बार बार हम मांग की बात करते हैं तो मांग का अर्थ सीधा क्रय करने से है, अर्थात खरीद लेने से है। जब तक आप वस्तुओं को खरीदते नहीं हैं तब तक वह मांग नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, परिभाषा में देख रहे हैं, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए मूल्य पर वस्तुओं का क्रय किया जाता है तो उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। बाजार मांग, बाजार का मतलब आप जानते हैं, बाजार में एक से अधिक लोग होते हैं, इसीलिए इसका परिभाषा उसी प्रकार होगा, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमत पर क्रय किया गया वस्तुओं को या सेवाओं को बाजार मांग कहते हैं। अर्थात व्यक्तिगत मांग का योग बाजार मांग कहलाता है। व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जब मांग किया जाता है दिए गए मूल्य पर तो उसे व्यक्तिगत मांग कहेंगे। लेकिन बाजार मांग में क्या है कि एक से अधिक लोग, बाजार में चूंकि बाजार में एक से अधिक लोग होते हैं और एक ही वस्तु पर वो वस्तु एक ही कीमत पर वस्तुओं को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उन सबों को अगर योग करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहाँ से हम बाजार मांग ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं दोनों प्रकार के मांग को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारित करने वाला तत्व है। वस्तु का कीमत क्या है उस पर निर्भर करेगा कि व्यक्तिगत मांग कितना है। यदि वस्तु का कीमत कम होता है तो वो मांग अधिक करता है, यदि वस्तु का कीमत अधिक होता है तो वो मांग कम करता है।
संबंधित वस्तु की कीमत, जिस वस्तु को आप खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु से संबंधित यदि कोई वस्तु है तो उसका क्या कीमत है। यदि उसका कीमत कम होगा तो आप पहले वाले वस्तु को खरीद कर दूसरे वाले वस्तु को खरीदेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं पेन और पेंसिल, दोनों का काम लिखने का है, तो यहाँ पे अगर पेंसिल का दाम कम कर दिया जाए, पेन का दाम में वृद्धि कर दिया जाए, या पेन का दाम स्थिर रखकर पेंसिल का दाम और कम कर दिया जाए, तो लोग पेंसिल को प्रेफर करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे कलम की तुलना में, पेन की तुलना में। तो इसीलिए संबंधित वस्तु की कीमत जो है वो भी व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं। यदि लोगों का आय अधिक होता है तो वो मांग अधिक करेंगे, आय कम होता है तो वो मांग कम करेंगे। नेक्स्ट, उपभोक्ता की रुचि। अब यहाँ पे क्या है कि वो किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को वो ज़्यादा अपने आप को हैबिट कर चुके हैं। तो जो उनका हैबिट होता है उन चीज़ों का वो डिमांड अधिक करते हैं, जो हैबिट नहीं होता है, उनकी जो रुचि नहीं होती है, जो पसंद नहीं है, उनको वो कम मांग करते हैं। उपभोक्ता की प्राथमिकता। अब उपभोक्ता अर्थात जो वस्तु का उपयोग कर रहा है उन वे लोग किन चीज़ों का, किन वस्तुओं या सेवाओं को प्राथमिकता दे रहा है। कहने का मतलब है कि कोई अगर स्टूडेंट पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, तो वो पढ़ाई वाले संबंधित चीज़ों का मांग अधिक करेंगे। लेकिन यदि कोई दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो दूसरी चीज़ों का मांग करेंगे। नेक्स्ट है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। यदि उपभोक्ताओं को ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में, भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होगा या बढ़ेगा, तो उस वस्तु को वर्तमान समय में ही वो खरीद लेते हैं, जिसके कारण व्यक्तिगत मांग में वृद्धि हो जाती है। और अगर ये पता चले कि भविष्य में इन वस्तुओं का कीमत कम होगा तो वे अभी न खरीद कर भविष्य में उन वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे के कारण अभी डिमांड कम, वर्तमान में डिमांड कम हो जाता है और भविष्य में डिमांड बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। कुछ ऐसे तत्व जो व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं, वही तत्व बाजार मांग को भी निर्धारित करते हैं। जैसे आप पॉइंट 6 से देखें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये पूरे पॉइंट्स जो है वो आपका व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। यहाँ पे कुछ अलग जो पॉइंट्स आया है, आय का वितरण। बाजार में जहाँ पे एक से अधिक लोग आते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का इनकम एक ही जैसा है। सभी समाज में रहने वाले लोगों का आय अलग अलग होता है, अर्थात समाज में जो आय का वितरण होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, जिसके कारण लोगों के द्वारा भी मांग अलग अलग तरीके से होते हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। जलवायु। जलवायु कहने का मतलब है कि यदि किसी क्षेत्र में जलवायु का भिन्न है, कभी अलग अलग तरह का जलवायु पाया जाता है, तो अलग अलग जलवायु के आधार पर लोग अलग अलग तरीके का, अलग अलग वस्तुओं का डिमांड करते हैं, जिसके कारण बाजार मांग में फ्लक्चुएशन या चेंजिंग, परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट, मौसम। मौसम के आधार पर भी बाजार मांग निर्धारित होते हैं। ठंडा में यदि हम बात करें तो गर्म चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है, गर्मी में अगर हम बात करें तो ठंडे चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मौसम भी बाजार मांग को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है वो भी बाजार मांग को निर्धारित करते हैं। यदि बाजार मांग में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है तो वहाँ पे बाजार
प्रभावित होगा, बाजार मांग प्रभावित होगा। उपभोक्ताओं की संख्या अगर कम है तो बाजार मांग उससे भी प्रभावित होगा, बाजार मांग में कमी आएगी। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे उपभोक्ता किस प्रकार के हैं, बच्चे हैं या यंग हैं या तो फिर बूढ़े हैं, क्योंकि हर एक लोगों का अलग अलग तरीके से डिमांड होता है। अगर बच्चे हैं तो उन्हें खिलौने चाहिए, यंग एज के हैं तो उन्हें उनकी वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो चाहिए। तो इस प्रकार से भी बाजार मांग को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट्स व्यक्तिगत मांग में थे वे सारे पॉइंट्स, वे सारे तत्व बाजार मांग को निर्धारित करते हैं। नोट यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि व्यक्तिगत मांग की रेखा अधिक ढाल वाला तथा बाजार मांग की रेखा कम ढाल वाला होता है, क्योंकि बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का योगफल होता है। ये हम लोग जब डिमांड का रेखा देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से मांग की रेखा होती है, उसकी ढाल क्या होती है। मांग की रेखा के ढाल के आधार पर ही हम लोग फिर व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग की ढाल को देखेंगे।